कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि किस तरीके से भारत में खासकर शहरीकरण हुआ। मैंने क्वेश्चन दिया था, डू यू एग्री दैट द टेम्पल एंड पिलग्रिम्स वेर द मेन रीजन बिहाइंड द अर्बनाइजेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द 12th सेंचुरी। यानी कि क्या भारत में जो शहरीकरण हुआ उसके पीछे मंदिरों का बहुत बड़ा हाथ है और जो श्रद्धालु होते थे उनका बहुत बड़ा हाथ है, जिसकी वजह से यहाँ पे शहरीकरण हुआ। शायद आप लिख रहे होंगे अभी तक आपका कोई प्रश्न मतलब उत्तर नहीं आया। आई होप कि आप उसको अच्छे से समझें और इतना टफ नहीं है। जो चीज़ें आपने क्लास 7 की एनसीईआरटी से पढ़ी हैं वही है। अब देखिएगा कि अभी तक मैं आपको ये बता चुका हूँ कि किस तरीके से मंदिरों की वजह से भारत में जो है शहरीकरण हुआ। मंदिरों की वजह से शहरीकरण किस तरीके से हुआ। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि मंदिरों के बिना भी क्या कोई और कारण था जिसकी वजह से यहाँ शहरीकरण हुआ? जी हाँ, बिल्कुल। काफ़ी सारे और भी कारण हैं और उसका एक सबसे बड़ा एक और कारण जो माना जाता है शहरीकरण करने का, कहा जाता है कि गाँव भी जो है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था। जब शहर जो है जो छोटे-छोटे गाँव हुआ करते थे, वो शहरों में किस तरीके से बदल गए। और आप देखिएगा कि छोटे-छोटे शहर जो हुआ करते थे, एक नेटवर्क हुआ करता था उनका और फिर बड़े शहर जो शहर बने हैं वो एक्चुअली में उनके अगर अक्सर तौर पे आप देखेंगे, जो गाँव हुआ करते थे, उन गाँव को जो बड़े-बड़े गाँव हुआ करते थे, वही बड़े-बड़े गाँव जो है फिर बदल के जो है शहर में आ गए। और दूसरी टॉपिक को मैं थोड़ा-सा एग्री करूँगा, थोड़ा-सा आगे चल के देखते हैं। सबसे पहले ज़रा ये टॉपिक देख लें। ए नेटवर्क ऑफ ए स्मॉल टाउन। ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क मतलब होता है कि बहुत सारा, जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो नेटवर्क में आता है काफ़ी सारे एरियाज़, ठीक है? नेटवर्क ऑफ ए स्मॉल टाउन, छोटे-छोटे शहर किस तरीके से बड़े बने? छोटे शहरों का एक नेटवर्क हुआ करता था। भारत जो है हिंदुस्तान यानी कि इतिहास में अगर आप देखेंगे, यानी कि 75% हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है वो ग्रामीण इलाकों में रहती है और उनके पीछे हम ये जानते हैं कि वो ज़्यादातर कृषि के साथ जो है अपना संबंध उनका होता है। तो किस तरीके से भारत का जो हमें इतिहास देखने को मिलता है, खासकर मध्यकालीन में जो शहरों का शहरीकरण हुआ, वो कहीं न कहीं गाँव से हुआ। मैंने तभी कहा था, जैसे हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा कि किस तरीके से मंदिरों के कारण शहर बने और हम पढ़ेंगे अब इसमें कि गाँव के कारण किस तरीके से शहर बने। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आता है लार्ज टाउन। लार्ज टाउन को कहते हैं बड़े शहर। कहा जाता है कि बड़े शहर जो है यूज्ड टू बी अ स्मॉल टाउन, पहले नहीं थे। यानी कि कोई भी चीज़ पहले बड़ी नहीं होती है। हर चीज़ पहले बहुत छोटी होती है और समय लगता है बड़ा होने में। इसका मतलब है कि शहरीकरण के पीछे भी ये छोटे-छोटे जो गाँव थे वो बड़े होते गए और फिर बड़े होने के बाद एक शहर में तब्दील हो गए। स्मॉल टाउन यूज्ड टू बी अ लार्ज, और फिर यही स्मॉल टाउन जो है ये लार्ज विलेज जो हुआ करते थे, एंड विलेज टू बी यूज्ड टू बी अ स्मॉल विलेज। देखिए ये थोड़ा-सा पहेली टाइप का है। यानी इस तरीके से मैंने एक फिगर बनाया कि पहले एक छोटा-सा गाँव था, फिर ये गाँव थोड़ा-सा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हो गया और फिर और बड़ा हो गया। अब देखिएगा यही बड़े-बड़े गाँव शहरों में बदलना शुरू हो गए। यानी हिंदुस्तान यानी कि भारत का शहरीकरण छोटे गाँव से शुरू होता है। जब छोटे-छोटे गाँव स्मॉल टाउन में बदले और यही स्मॉल टाउन वेयर यूज्ड टू बी अ लार्ज विलेज जो हुआ करते थे, एंड विलेज यूज्ड टू बी अ स्मॉल विलेज। यानी कि बड़े शहर छोटे शहर हुआ हुआ करते थे। पहले जो बड़े-बड़े शहर वो छोटे-छोटे शहर हुआ करते थे, पहले से बड़े नहीं थे। छोटे शहर बड़े गाँव हुआ करते थे और फिर और गाँव छोटे गाँव जो छोटे-छोटे गाँव हुआ करते थे, वो स्मॉल विलेज वेयर यूज्ड टू बी अ लार्ज विलेज में बदल गए। यानी अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहता हूँ कि आप फर्स्ट क्लास में, देन सेकंड क्लास में, देन थर्ड क्लास में, तो इसी तरीके से गाँव जितने-जितने विकसित हो गए। मिसाल के तौर पे आज एक एरिया हम पढ़ रहे हैं जो कि बिल्कुल छोटा-सा है और कल वो गाँव बहुत बड़ा बन जाता है। उसी को कन्वर्ट करिए, यानी कि छोटा गाँव जब बड़ा गाँव बना उसको शहर बना दिया गया। ये हिंदुस्तान का एक परंपरा रही है। इसी तरीके से बहुत समय तक जो है हिंदुस्तान में शहरीकरण होता रहा। अब देखिएगा क्लास, आप जब जीएस का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं वहाँ पे अर्बनाइजेशन एक टॉपिक भी है। उस अर्बनाइजेशन के टॉपिक में ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, वहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर से आप याद रखिएगा दैट दिस यूज्ड टू बी अ स्मॉल टाउन, पहले छोटे-छोटे टाउन हुआ करते थे। दिस स्मॉल टाउन जो हुआ करते थे, लार्ज विलेज भी होते थे, एंड विलेज यूज्ड टू बी अ स्मॉल विलेज। बड़े-बड़े शहर जो है हुआ करते थे, छोटे शहर बड़े गाँव बन गए और फिर बड़े-बड़े गाँव जो है, छोटे-छोटे गाँवों को फिर से विकसित किया गया और फिर वो कहीं न कहीं आज भारत के हर एक ग्रामीण इलाका आप देखेंगे तो वो बहुत बड़ा है।
लेकिन उसको हम शहर नहीं कह सकते, क्योंकि शहर बनने के लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज को पास करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को पार करने के बाद ही उसको हम शहरीकरण में डाल सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है 12वीं शताब्दी की बात, जब उस समय शहर नहीं, छोटे-छोटे गाँव हुआ करते थे, फिर गाँव किस तरीके से विकसित होते गए। अब इसी तरह का हमने पढ़ा था कि मंदिरों ने भी इसी तरीके का काम किया, यानी कि भारत के शहरीकरण में मंदिरों का क्या योगदान है, या फिर हमने पढ़ा था श्रद्धालुओं का क्या काम है। हमने आपने पढ़ा था ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के बारे में पढ़ा, फिर हमने एक राजा-राजा जो होते थे उन्होंने किस तरीके से मंदिर बनाए। तो ये कहानी चल रही है कि टाउन किस तरीके से बने, ट्रेड किस तरीके से, फिर व्यापारी किस तरीके से बने, और इस तरीके से भारत का शहरीकरण शुरू हो गया। अगर आप देखेंगे ये लार्ज विलेज जो हुआ करते थे, लार्ज विलेज हो का मतलब हो गया बड़े गाँव। बड़े गाँव मतलब उस समय तो बड़े गाँव हुआ करते थे। दे यूजुअली हैड अ मंडपिका। मंडपिका होता है, यानी कि आज के तौर पे उसको हम मंडी कहते हैं। कहते हैं कि गाँव, उस समय जो गाँव हुआ करते थे उनके यहाँ पे मंडी लगती थी। और वहां पे क्या होता था, मंडी में अलग अलग गांव के लोग आते थे अपना अपना सामान बेचने के लिए। और फिर जब वो काफी समय तक वो कार्य चलता रहा, तो फिर लोगों ने उसको शहरी घोषित कर दिया। यानी मैंने तभी कहा था कि शहर बनने के लिए आपको गतिविधियां करनी पड़ती हैं, वहां का कामकाज देखना पड़ता है, यहाँ की एक्टिविटीज क्या हो रही है। तो बड़े गांव जो है उनके पास-पास के जो लोग हुआ करते थे, वो मंडी पिकास यानी कि जो है एरिया बना देते थे, या मंडी होती थी, जिसके द्वारा आस-पास के ग्रामीण इलाकों के जो लोग होते थे वो बेचने अपना सामान बेचने के लिए वहां आ जाते थे। मैंने जैसे एग्जाम्पल बना दिया कि यहाँ पे मान लीजिए आप इस तरीके से शहर है, और यहाँ पे एक स्ट्रीट है, यहाँ पे स्ट्रीट है, यानी कि रोड टाइप का, यहाँ पे माल सजाया जाता था, फिर ये रास्ता रखा जाता था, यहाँ पे गुड़ों की बिक्री भी हुआ करती थी, यहाँ पे जानवर हो गए, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती थी इस गाँव में। ये गाँव था जो कि लार्ज विलेज होता था, लेकिन बाद में इसको फिर शहर घोषित कर दिया गया। क्या आप ये कह सकते हैं कि भारत के शहरीकरण में, जो शहरीकरण बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ रहा, वो मंडियों का बहुत बड़ा हाथ रहा? मंडी मतलब एक किस्म से, जो आज भी आप मंडी देखते हैं, हम सामान लाने के लिए जाते हैं, मंडी में काफ़ी सारा कुछ सामान मौजूद होता है और वहाँ पे हमें सस्ता भी मिलता है। तो हिंदुस्तान के शहरीकरण को, यानी अर्बनाइजेशन को, अगर आप ये भी कह सकते हैं कि ये मंडियों की वजह से बना, तो गलत नहीं होगा। यानी कि वहाँ पे बड़े-बड़े गाँव के लोग जो जो पीछे गाँव में रहते थे, वहाँ पे वो अपने, या मान लीजिए किसी ने जो है चीनी का कारोबार करना है, किसी ने तेल का कारोबार करना है, कोई अपना गुड़ वगैरह बेचने के लिए आ जाते थे, क्योंकि उसमें गुड़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। कोई फिर चाय का काम करने के लिए आ जाए, कोई तेल लेके आ गया। फिर वहाँ लोग जमा होते थे और उनसे चीज़ें खरीद लेते थे। तो एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि बाज़ार सजाया जाता था, और ये बाज़ार जो है गाँव में ही हुआ करता था। लेकिन बाद में समय जब बीत गया, तो फिर इसी गाँव को जो है उन्होंने, एक ग्रामीण गाँव को एक शहर का नाम दे दिया, और वो शहर फिर विकसित होता गया। उसमें फिर आहिस्ता-आहिस्ता एक्टिविटीज़, तो क्या आप ये मानते हैं कि भारत में जो आज हमें शहर देखने को मिलते हैं, क्या वो पहले ग्रामीण रह चुके हैं? क्या उनके अंदर पहले यही काम होता है? ऑफ कोर्स यही हुआ होगा, और उसके बाद उनको शहरों में बदला गया। एनसीईआरटी की ये बेसिक चीज़ें आपको कब फ़ायदा देंगी? जब आप हिंदुस्तान के अर्बनाइज़ेशन, शहरीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जब आपको पता है कि जीएस-1 का पार्ट जो आता है, उसमें पूछा जाता है कि इंडिया के अर्बनाइज़ेशन में आज आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलती है? यानी कि आज विशेषताएँ और उनमें विविधताएँ क्या हैं, यानी कि डिफरेंसेस क्या हैं? तो आप उनको देख के बता सकते हैं कि नहीं, ये था वो जिसकी वजह से भारत एक ग्रामीण इलाकों से निकल के एक शहरीकरण में, अर्बनाइजेशन में आया। उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ सर हम दे सकते हैं कि जो लोकल एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। अब सवाल ये है कि जो लोग इन बड़े-बड़े गाँव में हुआ करते थे, वो कौन होते थे? देखिएगा कि जब ये बड़े गाँव बना दिए जाते थे, तो दे हैड मार्केट स्ट्रीट कॉल्ड हट्टा, उनको हट्टा कहा जाता था। उस समय ये वर्ड आप यूज़ करिएगा, हट्टा ही इसके लिए वर्ड यूज़ होगा। यानी जैसे हमारे समय तो हट्टी इस्तेमाल होती थी, हट्टा हुआ करता था, और ये लिंक्ड विद द शॉप्स हुआ करता था। यानी आप ये इस तरीके से देख सकते हैं, ये एरिया है, ये एक स्ट्रीट यानी कि है, यहाँ पे माल वगैरह, ये बीच में रास्ता रहता था। तो लोग बहुत अलग-अलग जगहों से आकर जो अपना सामान बेचते थे। आसपास के बाजारों को सड़कें भी हुआ करती थी। ऐसा नहीं है कि सड़कें, जिसके दुकान जो है, दुकानदार अपना सामान उस पे सजा के रखते थे ताकि लोग आएँ और वो खरीद लें। अब देखिएगा कि यहाँ पे आपको हर किस्म के लोग मिल जाते थे। वो कारोबार करने वाले लोग होंगे, आर्टिसन जिससे हाथ का जो काम करते हैं, बर्तन बनाने वाले, तेल बनाने वाले, शुगर बनाने वाले, चीनी वगैरह का काम, यानी शराब बनाने वाले, पत्थरों का काम करने वाले। तो विभिन्न-विभिन्न प्रकार के कारीगरों का यहाँ पे आपको जो है
कुम्हार हो गए, चीनी निर्माता हो गए, पत्थर बनाने वाले हो गए, सब आपको इस मार्केट में मिल जाते थे। यानी हिंदुस्तान में एक तरह का कर्म जो एक स्टाइल चला है, वो यही दिखा रहा है कि ऑफ कोर्स यहाँ के लोगों के बारे में, हम ग्रामीण इलाकों के बारे में ये कह सकते हैं कि भारत के ग्रामीण इलाकों का जो बदलाव हुआ है, उन बदलाव और चेंज जो देखने को मिली सर, तो इसका मतलब है कि हिंदुस्तान पहले ग्रामीण था और ग्रामीणों से आहिस्ता-आहिस्ता शहरीकरण में बदला और शहरीकरण भी वही शहर बने जो बड़े-बड़े गाँव हुआ करते थे, उन गाँव को बदला गया। अब अगला पॉइंट देखिएगा कि ट्रेडर्स इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि ट्रेडर्स आपने देखा होगा, इन शहरीकरण में सबसे बड़ा जो योगदान रहा है, वो ट्रेडर्स का रहा है। ट्रेडर्स को कहा जाता है व्यापारी। अब देखिएगा कि व्यापारी जो है, मतलब ये ज़्यादातर क्या काम करता है, ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, वो या तो लोकल हुआ करते थे, स्थानीय हुआ करते थे, यानी हम लिख सकते हैं स्थानीय हुआ करते थे, यानी वहीं के निवासी हुआ करते थे, या ज़रूरी नहीं है, स्थानीय कार्यकर्ता भी हो सकते थे, बाहर के भी हो सकते थे, लेकिन ज्यादातर हमें व्यापारी जो मिले, वो ज्यादातर जो है ज्यादातर हम ये कह सकते हैं कि वो स्थानीय हुआ करते थे। सो द मोस्ट मनी ट्रेडर्स जितने भी बहुत ज्यादा ट्रेडर्स हुआ करते थे, कम फ्रॉम, कहाँ से आते थे, कम फ्रॉम फार एंड नियर, या नजदीक से या दूर से, फार एंड नियर टू दीज टाउन्स, इन टाउन्स में आते थे और इन शहरों में आके क्या करते थे, टाउन्स, टू बाय, कुछ खरीदने के लिए आते थे, कुछ बेचने के लिए आते थे, टू बाय लोकल आर्टिकल्स, कुछ खाने पीने की चीजें, और खरीदते भी थे और बेचते भी थे। अब यहाँ से हमें यह पता चलता है कि खरीद और फरोख्त का काम जो हुआ, आर्टिकल्स जो ये लेते थे और बेचते थे, ये भी यह हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं यहीं से स्टार्ट हुआ है। अब देखिएगा कि ट्रेडर्स जो होते हैं, यानी कि व्यापारियों के बारे में जब भी बात की जाती है, व्यापारियों के बारे में हम जब भी बात करते हैं, यानी ट्रेडर्स जो होते हैं, इनके बारे में एक और चीज आप जान लीजिए। अगर आप देखिएगा कि ये अपना प्रोडक्ट जो है, ये अपना प्रोडक्ट बेचते, मैंने बोला कि खरीदते भी हैं, लेकिन दे सेल देयर प्रोडक्ट्स, अपना प्रोडक्ट भेजते भी थे, प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्टेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पे जाके, मतलब डिस्टेंट प्लेसेस से लाया होता था सामान, फिर बेच देते थे। ज्यादातर इनका बेचने का काम जो होता था, ये घोड़े बेचते थे, हॉर्सेस वगैरह, नमक वगैरह, ये लोग बेचते, व्यापारी अच्छे अच्छे काम करते थे। उसके बाद आपका सेफ्रॉन हो गया, ये काम करते थे। बेटल नेट हो गया, इनका काम ये किया करते थे। स्पाइसेस वगैरह हो गए, ठीक है, यानी कि मसाले वगैरह, इनका काम किया जाता था। यानी व्यापारी, कहीं लोग स्थानीय जो होते थे, खरीदना और बेचने का काम करते थे, उत्पादन, जिसमें दूर दूर से शहर के लोग आते थे। जैसे हम इनको लिख सकते हैं कि ये घोड़ों का काम करते थे, घोड़े वैसे सबसे ज्यादा बेचे थे, नमक का काम ये ज्यादा करते थे, मसालों को बेचने का काम ये बहुत ज्यादा करते थे। तो कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि भारत में ट्रेडर्स और व्यापारियों का काम पहले से चलता रहा, और आज भी अगर आप देखेंगे तो ट्रेडर्स, बहुत व्यापारी जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है। उसके पीछे कारण यही है कि ये पहले से ही काम करते रहे। अब एक सवाल आपको, मैंने, शायद आपको याद होगा, आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा, मैंने आपको एक बार पढ़ाया था समानतास के बारे में। समानतास कौन से लोग होते थे? समाता, अब याद करिएगा, ये वो लोग होते थे जो राजा के नीचे काम करते थे। बेहतर होगा कि आप इनको जमींदार कह लें। अब देखिएगा, अब शहरीकरण में इन लोगों का भी ये, आपको याद होगा, मैंने एक बार पढ़ाया था दिल्ली सल्तनत में, जब ये इन लोगों ने कहा था कि बादशाह को तो हम ही चलाते हैं, फिर इन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया था कि हम ही राजा हैं। ये वही लोग हैं। ज्यादातर कहा जाता है कि समाता जो होते थे, जमींदार जो होते थे, वो शहरों में अपना दबदबा बना के रखते थे। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी पता चलता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे भी हमें मोनोपाली देखने की, समाता की भूमिका बहुत ज्यादा होती थी। इन्हीं लोगों के थ्रू सब कुछ काम, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता था, तो शहर को यही चलाते थे, नियम भी यही अपने तरीके से बनाते थे। तो कहा जाता है कि यूजुअली, ज्यादातर जो समानता होते थे, समानता, या फिर आप इनको लेटर, जिनको बाद में जमींदार का नाम दे दिया गया, जमींदार जो है, इन्होंने क्या किया, इन्हीं शहरों में अपने किले बनाना शुरू कर दिए, फोर्टिफिकेशन। इसका मतलब है शहरीकरण करने के पीछे जमींदारों का बहुत बड़ा हाथ है, या समानता का बहुत बड़ा हाथ है। फोर्टिफिकेशन, इन्होंने अपने लिए पैलेसेस बना दिए, वाह। फिर इन्हीं नियर, और कहाँ पे बनाए, नियर देयर टाउन्स। आज भी हमें देखने को मिलता, हम कहते हैं ना कि ये टाटा, ये बिरला, ये अंबानी ग्रुप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आज की बात, मैं मिसाल बता रहा हूँ कि इन्होंने पहले से ही ये सारी चीजें की हुई होंगी। तो ऐसे थोड़ी एक दिन में कोई बन जाएगा, और अच्छी अच्छी चीजें ले ली। और उसके बाद हम ये कहते हैं कि आमतौर पे
बेटा ये इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे शहरों को बनाने के पीछे आमतौर पे समाताज लोगों ने, समाता तथा जमींदार आप कह सकते हैं, जमींदारों ने, जमींदार जो हुआ करते थे, जमींदारों ने वहीं पे, वहां के कस्बों में, यानी कि इलाके जो हुआ करते थे कस्बों में या उसके आसपास, उसके आसपास आप लिख सकते हैं, किले बंदी करना शुरू कर दिया। अब किले बंद, आपको याद होगा किले बंद जो है, किले बंद जो है महल बना दिए। अब महल बनाने के पीछे ये है कि भाई मजे से रहेंगे, पैसे भी, ट्रेडर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, तो आराम से रहेंगे, पैसा कमाएंगे। तो यहाँ पे शहरीकरण भारत में अधिक विस्तार हुआ है, यानी कि मंदिर बना दिए गए, फिर मंदिरों के साथ अलग अलग चीजें कर दी गई, फिर समानताज आ गए। आप ऐसे समझिए कि हिंदुस्तान, भारत का urbanization process is totally different what we have seen in the Europe. So there is a lot of difference between, whenever we talk about the urbanization in India and urbanization in Europe, that is totally different. And as far as the urbanization is concerned, as far as the European urbanization is concerned, they also come from the rural areas, but there was no concept of the town. We need to go for the temple town, then we will go for this another called pilgrims, and then after they decided to know the traders. Of course, as far as the England is concerned, they came in urbanization due to because of the industrialization, because of the industries अर्बनाइजेशन बनना शुरू होगी। लेकिन भारत में अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत अलग से हुई है। अब उसके बाद ये कहता है कि समानता लोग ने जब यहाँ पे अपना बहुत सारा बड़ा बड़ा काम कर लिया, तो इन्होंने एक और काम शुरू कर दिया। इन्होंने अब अपने हिसाब से इन्होंने टैक्स इंपोज कर दिए। देखिए अब ये क्या करेंगे, टैक्स इंपोज कर दिए। किनके ऊपर टैक्स इंपोज कर दिए? टैक्स इंपोज ऑन एवरी ट्रेडर्स, जो भी कारोबार करेगा समानता के अंडर काम करेगा। तभी कह रहा हूं कि इनकी भूमिका बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि इन्होंने बनाया शहर के फोर्टिफिकेशन करना वगैरह। अच्छा, जो भी आर्टिशियंस हैं, भाई अब आपको कर लगेगा। एंड आर्टिकल, जो सामान बेचते हो उसके ऊपर जो कर लगेगा वो भी आपको समानता को देना है। ये तो इन आर्टिकल्स ऑफ द ट्रेड, जितने भी आप चीजें बेच रहे हैं। एंड सम टाइम कभी कभी तो ये लोग जो है सम टाइम डोनेटेड, कुछ पैसा ये डोनेट भी करते थे, डोनेटेड। और इवन दे हैव राइट टू कलेक्ट, इनको ये भी हक दिया गया था, राइट टू कलेक्ट ए टैक्स, कलेक्ट टैक्सेस टू द लोकल टेम्पल्स। टेम्पल से भी जो पैसा लेना है ना, वो समानता लोग लेते थे। अब देखिएगा ये लोग अपने आप को राजा घोषित कर दिए इन्होंने पहले भी यही किया, शहर बनाए, फिर अपना फायदा पहले ढूंढा, टेम्पल्स पे, इवन मस्जिदों पे भी लग गया। एंड विच हैड बीन, और बाद में क्या है, विच हैड बीन बिल्ट, किसने बनाया? विच हैड बीन बिल्ट बाय देमसेल्फ, अपने, क्योंकि हमने बनाया तो भाई मैंने बनाया, ये टेम्पल मैंने बनाया, जाओ इसमें मंदिर में जाओ, लेकिन टैक्स लगेगा भाई, बाय विच मर्चेंट, बाय रिच मर्चेंट्स, क्योंकि ये पैसे वाले थे। तो इन्होंने जो जो चीज बनाई अपने फायदे के लिए भी बनाई, प्लस उसके ऊपर टैक्स भी इम्पोज कर दिया। देखिए आप, तभी मैं कह रहा हूँ कि द इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ वेरी ग्रेट स्टोरी बिहाइंड। ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो गया, बहुत अलग से। अब देखिएगा कि ये लोग ने बड़ा अच्छा सिस्टम कर दिया, हर किसी पे कर लगाना शुरू कर दिया। आमतौर पर समानता जो थे वो जमींदारी होते थे, और इन्होंने जो बड़ा अच्छा काम किया, जहाँ से इस बात की आ रही है कि भाई अगर आप लोगों ने शहर बनाने थे तो आपको पता था कि हम लोग इन पे व्यापारियों के ऊपर, व्यापारियों को, व्यापारी यानी कारीगरों के ऊपर, जो कारीगर वगैरह होते थे, पर क्या लगा दिया भाई, कर लगा दिया। बोला भाई कर देना पड़ेगा। और यहाँ तक कि आपको मंदिरों के ऊपर भी जो है, मंदिरों के ऊपर भी कर देना पड़ेगा। तो यहाँ से पता चलता है कि यार भाई अर्बनाइजेशन इंडिया का बहुत बिल्कुल डिफरेंट हुआ है। इवन इनको एक और चीज मिल गई, देयर राइट वेयर रिकॉर्डेड, उनके राइट्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए, लिखे गए इन इंस्क्रिप्शन, यानी कि शिला लेखों पे लिखे गए। इंस्क्रिप्शन होते हैं जिनके ऊपर, आई होप आपने, मैंने पढ़ाया था इंस्क्रिप्शन के बारे में, दैट हैव टू बी, दैट हैव सर्वाइव्ड टिल नाउ, आज भी हमारे पास है कि किस तरीके से वो कर लगाते थे, टू दिस डेट वी हैव, आज भी हमारे पास है। यानी शिला लेखों के द्वारा हम लोगों को पता चला कि हिंदुस्तान के शहरीकरण के पीछे क्या लंबी कहानी है। सो अब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालिटिकल करता हूं। डू यू एग्री
अब इसी क्वेश्चन, डू यू एग्री द urbanization in India has a vast history, including Samata, what were the main activities these town 254? अब उसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा एनालिटिकल, क्या आप मानते हैं कि जो भारत का शहरीकरण है उसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास छुपा है, इंक्लूडिंग समानता का भी इतिहास? क्या थे मेन, क्या चीजें वो वहां उन शहरों में करते थे, उनका वर्णन कीजिए। यानी घोड़े बेचते थे, ये बेचते थे। तो इस तरीके से ये चैप्टर होता है खत्म, और क्लास 7 की एनसीईआरटी को हमने कर दिया बाय बाय, क्योंकि हमारे पास यहाँ क्लास 7 की एनसीईआरटी में इतना ही था जो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। इसे यहाँ पे करता हूँ मैं एंड ऑफ मिडाइवल पार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। आई होप यू हैव एंजॉयड दीज क्लासेस, आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा। नाउ वी हैव अ फ्यू टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें हम लोगों ने जिसमें क्लास 11 की एनसीईआरटी जो है उसमें थोड़ा सा मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में 2 टॉपिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। आई विल ऐड दैट टॉपिक्स ऑल्सो, वो एक दिन में हो जाएगा। बट एज ऑफ नाउ वी हैव कंप्लीटेड, जहाँ तक मैं पढ़ाया हूँ मैंने आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है, मैंने आपकी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट की, मैंने आपका मिडाइवल पार्ट एनसीईआरटी में कंप्लीट किया है। तो अभी तक ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप यू हैव एंजॉयड। आपके कुछ डाउट्स हो तो वो क्लियर कर लें 7006208719 पे। और अब आपकी क्लासेस ऑलरेडी उजांग सर के पास भी चल रही हैं, तो प्लीज अब ये एक चीज याद लीजिएगा कि जो कुछ टॉपिक्स जो आप मेरे पास हैं वो मैं एक दिन जो है पर्टिकुलरली क्लासेस, बट इट वाज वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और मैं चाहता हूँ कि जितने बच्चे भी ये वीडियोस देखेंगे उसके बाद वो मुझे मैसेज करें रिगार्डिंग आगे फ्यूचर हमारा किस तरीके से हमने डेवलप करना है, क्या करना है। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि ये वीडियो देखने के बाद आप प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा। और शायद नंबर फिर से मैं एक बार लिख लेता हूँ 7006208719, कि आखिर हमें आगे क्या करना है उसके लिए डिस्कस करेंगे। कब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब थोड़ा सा आपका एग्जाम ले लूँ, जो कुछ मैंने टेस्ट सीरीज टाइप का हम एक एग्जाम रखते हैं जहाँ पे आपको जितना भी पढ़ाया गया उसका टेस्ट ले लेते हैं, ताकि आपको रिवीजन भी हो जाएगा। सो अब हम थोड़ा सा टेस्ट पे बेस्ड रहेंगे। टिल देन थोड़ा सा आपको रिकॉल हो जाएगा। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से टेस्ट शुरू करेंगे, फिर एंशिएंट हिस्ट्री के टेस्ट स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको किसी तरीके से ये याद रहे। सो बिफोर दैट टेस्ट आई विल से कि आप मुझे प्लीज एक बार मैसेज कर दीजिएगा। और हाँ, रिगार्डिंग कि सर क्या क्लास 11th के कुछ टॉपिक्स, हमें 2 टॉपिक्स हैं वो मैं कह चुका हूँ, लेकिन पहले मैं आपके एग्जाम ले लूंगा, फिर उसके बाद वो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तब तक हमारे पास कुछ और बच्चे भी ऐड हो जाएंगे, तो आप उसकी फिक्र नहीं कीजिएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब हम रिवीजन पे चले जाएं, क्योंकि आपने नोट्स बहुत बना लिए होंगे। अब रिवीजन का टाइम है, मैं आपको टारगेट देता जाऊंगा, तो आप सबसे निवेदन है कि मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा ताकि मैं आपको टारगेट दे पाऊँ। तो प्लीज आपका एक ग्रुप मैं डेफिनेटली क्रिएट कर रहा हूँ कंसेप्टर बैच का। आज मुझे शाम तक मैसेज मिल जानी चाहिए, अगर वीडियो देखेंगे या कल देखेंगे तो प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिए कि ग्रुप क्रिएट करूंगा, वहां पे आपके टारगेट बेस्ड चलेंगे, हर दिन टारगेट के ऊपर हम बात करेंगे। बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड स्टे वेल, बाय बाय।